चैप्टर 4 हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। आने वाली कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वे है हमारे आज के संदेह। अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। हम या तो एक्सीलेटर और ज़ोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं या उसे तेज़ी से चलाने के लिए ब्रेक हटा लें। इस उदाहरण और हमारी ज़िंदगी के बीच काफ़ी समानता है। हम में से कई लोग ज़िंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टालमटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही ब्रेक है। यही चीज़ें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नज़रिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियों कबूल करके हटाया जा सकता है। असफलता श्रेष्ठता ना हासिल कर पाने के 20 कारण। ज़िंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी 20 वजह हैं जो हमें असफल बना सकती हैं। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। खतरे उठाने से बचना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारीपूर्ण और ऊटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की ज़रूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीज़ें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती हैं। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना कोशिश करके असफल होने से बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें मक्के की फसल बोई? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। खतरे हंसने में बेवकूफ़ समझे जाने का डर है। रोज़ में जज्बाती समझे जाने का डर है। लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है। अपनी भावनाएं प्रकट करने में, मन की सच्ची बातें खुल जाने का डर है। अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है। किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना मिल पाने का डर है। जीने में मरने का डर है। आशा में निराशा का डर है। कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन
खतरे जरूर उठाएं। जाने चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वे ज़िंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते हैं। अपने नज़रिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आज़ाद है। नंबर 1। नंबर 2, लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियलपने में क्या फ़र्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक है। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है, दृढ़ता और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं बनता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। नंबर 3, इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वज़न 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरदर्शी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। नंबर 4, प्राथमिकता तय ना करना। लोग प्राथमिकता की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल-मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकता तय ना कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकता तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो ज़रूरी है, वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले असूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। नंबर 5, शॉर्टकट की तलाश। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। एक राजा ने
अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वे किताबें काफ़ी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लिख कर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वह केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिख कर ले आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों को समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रखते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं। वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था, वही भोजन और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्दी ही घास फिर उग जाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला है और तकलीफ़देह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। ज़िंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं और यह नज़रिया उनकी ज़िंदगी में बार बार ज़ाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मसले का हल फ़ौरन चाहते हैं। वे हर चीज़ का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली कॉफ़ी की तरह वे फ़ौरन हासिल होने वाली खुशियाँ भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को जन्म देता है। नंबर 6, स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों को संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं,
लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। इसका अंत कहाँ है? एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्त वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतना ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। इस कहानी में काफ़ी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। नंबर 7, दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं। हमारी ज़िंदगी में बुरे लम्हे आते हैं। हम सभी गिरकर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उभरकर अपनी आस्था को फिर से कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं? नंबर 8, कुदरत के नियम को ना समझना। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमेशा इशारे करती रहती है। यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। सफलता उसूलों का नाम है। यह उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती।
अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायज़ा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है, हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। हम जब कोई चीज़ बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी, और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियम के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान के नियम जैसा है। हर क्रिया की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंकेथ में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो उगेगा ही, और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है। हमारी ज़िंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि जंगली घास फूस अच्छे बीज बोने के बावजूद उगेंगे। इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रहना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ़ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना ज़रूरी है। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह है। हमारे विचार वजह हैं। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम। हम उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती है। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं
और कभी मायूस नहीं होते हैं? क्या आपने गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवा शिकायतें करते हैं, कलपते हैं और बिलखते हैं। नंबर 9, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। तैयारी। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना ही जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसे ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। सामान्य बना रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। तैयारी इक्वल मकसद प्लस असूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृढ़ता प्लस धैर्य प्लस आत्मगौरव। तैयारी में आत्मविश्वास उपजता है। तैयारी का मतलब यह होता है कि हम असफलता को सह तो लें पर उसे स्वीकार ना करें। इसका मतलब होता है खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे ना सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया ना जाए, दूसरों को दोष ना दिया जाए और बहाने ना बनाए जाए। तैयारी ना होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमज़ोर कोशिशों से कमज़ोर नतीजे मिलते हैं। हमें दृढ़ता इन चीज़ों से आती है: उद्देश्य, तैयारी, धैर्य, सिद्धांत, सकारात्मक नज़रिया, योजना, गर्व, अभ्यास, कीमती अदायगी। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या हम किसी मजबूत असूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नज़रिया है? नंबर 10, बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं: मैं बदनसीब था, मेरे सितारे ख़राब हैं, मेरी उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ,
मेरे अधिक संपर्क नहीं हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी हालात ख़राब है। काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर होता है, वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता, पर नतीजे मायने रखते हैं। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें से अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है। बक्से में मूंगफलियाँ भरी होती हैं। बंदर मूंगफलियाँ लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है। मूंगफलियाँ लेते समय उसकी मुट्ठी बंध जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वह खुला हुआ हाथ डालता है वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। अब बंदर के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो मूंगफलियों को छोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। अपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वह मूंगफलियाँ हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपकाए रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि, और इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं वे उन बाधाओं को ही बयान करते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती है। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए और ना ही कुछ सुनिए। नंबर 11, पिछली गलतियों से सीख ना लेना। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की ही वजह से। इतिहास से सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफ़र का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं, कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। नंबर 12, अवसर को ना पहचान पाना। अवसर बाधाओं का रूप धर कर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। नंबर 13, डर। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं के कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजह ये भी हैं: असफलता का डर, कुछ अनजानी चीज़ का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ तरह के डरों को बयान किया जा सकता है, जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियादी डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को
नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी चल नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई ज़िंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 14, प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में अपने केवल 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10 या 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे ज़िंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूँगा। ज़िंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं, मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतज़ार करने में बहुत फ़र्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतज़ार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज़ में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ ना होना। नंबर 15, अनुशासन की कमी। आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। क्या हमने कभी विचार किया कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है, जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा और व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी भी हासिल नहीं कर सका। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही चाहूँगा कि उसका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिनके उसे उम्मीद की जाती है, ना कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूँगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आज़ाद हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित ना कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा ना जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश अपनी रफ्तार के बारे में डींग हाँकी और कछुए को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं।
ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। ज़रा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ़ देह है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करना चाहते। नंबर 16, आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है और ना ही दूसरों की। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाती है। वह फैसले कोई फ़ायदे का काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है, वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। नंबर 17, ज्ञान की कमी। 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो उसे सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। नंबर 18, भाग्यवादी नज़रिया। भाग्यवादी नज़रिए वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है, इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी ज़िंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतज़ार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वालों, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पाँव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं। वे यह सब नहीं समझ पाते कि वह पाँव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच ही कहा है, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ, भाग्य के उतने ही करीब पहुँच जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नज़रिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि यह तरीका काम करता है या नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूँगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैंने वैसे भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और समर्पण की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना है। कामयाबी कोशिश से मिलती है,
एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घुड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने ना तो घोड़े से अभ्यास करवाया, ना ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपनी आलसीपन या ज़रूरी चीज़ों को ना करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नज़रिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना ज़िंदगी एक अंधा तजुर्बा है। तंग, सुस्त और कमज़ोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे खुशकिस्मती से जीते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करते हैं। वह आपको बताएंगे कि वह ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो इसका यही मतलब होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि ज़िंदगी ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फ़र्क है। जीतने वालों की तकलीफ़ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी खुद मदद करते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का स्तर और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया। भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। भाग्यवादी नज़रिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। ज़िंदगी में कोई लक्ष्य, इंतज़ार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। किस्मत लायक लोगों पर मेहरबान होती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में तो नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ निकाला। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। भाग्य, उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी। वह आगे बढ़ता गया। पाने के लिए सफलता जरा सी दिल में विश्वास और हिम्मत के लिए वे आगे बढ़ा, और जब वह सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। नंबर 19,
उद्देश्य की कमी। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थकताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति है। उनकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लक्ष्य के शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने की 3 तगमे हासिल किए। ग्लेन कनिंगम के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। 5 साल की उम्र में तो एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है शेली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियाद पर ही हर चीज़ टिकी होती है, यह टिकाऊ होता है। नंबर 20, साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम किया भी जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और ख़ास लोगों के बीच यही फ़र्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। सफलता का नुस्खा। सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा ना हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे ना तो ज़्यादा आंच देनी होगी, ना ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यह हमको तय करना है। सफलता हासिल करने के कुछ सबक। हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखें। जितना पाते हैं उससे अधिक दें। बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। हमेशा दूर की सोचें। अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता ना करें। चैप्टर 5, प्रेरणा। खुद को और दूसरों को हर रोज़ प्रेरित करना। इंतज़ार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं 2 बातों में यकीन रखता हूँ। ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, पर वे और अच्छे बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल यह उठता है
कि फिर वे कोशिश क्यों नहीं करते। कमी है एक चिंगारी की, एक प्रेरणा की। अपनी मदद करने के तरीके बताने वाली कुछ किताबें यह सिखाने की कोशिश करती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं लोगों से पूछता हूँ, हम यह काम क्यों नहीं करते। अगर हम सड़क पर मिलने वाले लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए तो वे हमको सारे सही जवाब देंगे, लेकिन अगर हम उनसे यह पूछें कि क्या वे उन बातों पर अमल भी कर रहे हैं तो जवाब होगा नहीं। इसकी वजह है प्रेरणा का अभाव। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे अपने विश्वासों से जन्म लेती है। किसी काम के लिए पहल करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें और अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो ज़िंदगी के बारे में हमारा नज़रिया बेहतर हो जाता है। हम निजी ज़िंदगी में और अपने पेशे में ज़्यादा नतीजे देने लगते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। ज़िंदगी सार्थक और ज़्यादा भरपूर हो जाती है। शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति भी भावनात्मक ज़रूरतें ज़्यादा शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। हमारा हर व्यवहार लाभ और हानि के उसूल से बनता है। अगर लाभ से हानि ज़्यादा है तो वह हमारे काम में रुकावट बन जाएगी, और अगर हानि से लाभ ज़्यादा है तो वह प्रेरणा बन जाएगा। आर्थिक पुरस्कार, छुट्टियाँ और तोहफों की शक्ल में मिलने वाले लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन मान्यता, प्रशंसा, खुशहाली के एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, परिपूर्णता के एहसास, खुद की सार्थकता का एहसास, किसी काम को पूरा करने की अनुभूति और विश्वास के रूप में हासिल होने वाले लाभों को केवल महसूस किया जा सकता है। वे आंखों को दिखाई नहीं देते। प्रेरणा की परिभाषा। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि प्रेरणा है क्या। प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज्बा पैदा करना। प्रेरणा का अर्थ है किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है। प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे मन के संदेह को दूर करके हमको प्रेरित और गतिशील करती है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें प्रेरित होने की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति होती है प्रेरणा, जिसका जन्म सफल होने की इच्छा से होता है। सफलता के बिना ज़िंदगी में ना तो इज्जत होती है, ना ही घर या दफ्तर में आनंद और उत्तेजना का माहौल बन पाता है। ज़िंदगी उस टेढ़े मेढ़े पहिए की तरह हो जाती है जिस पर हचकोले खाते हुए सवारी करनी पड़ती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि व्यक्ति कोशिश नहीं करता। आत्मसंतुष्ट लोग विकास भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ज़िंदगी की ज़रूरतों का एहसास ही नहीं हो पाता। प्रेरणा कैसे काम करती है? प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है? इसे समझ लेने के बाद हम खुद को प्रेरित करके अपने मकसद को तो हासिल कर ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमारी आंतरिक प्रेरणा ही हमारी प्रेरक शक्ति और नज़रिया होती है और यह हमारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। हम दूसरे लोगों से जैसा व्यवहार की उम्मीद करते हैं उसे हासिल करने की कुंजी हमारा नज़रिया ही है। कोई इंसान प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है? इसके लिए खिलाड़ी लंबे समय से आत्म सुझाव के तरीके का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आत्म सुझाव के अंतर्गत कुछ आशावादी वाक्य वर्तमान काल में बोले जाते हैं और उन्हें लगातार दोहराया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह खुद से की गई आशावादी बातचीत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है। खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम इस वाक्य को दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि हमारा बेटा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें उसकी हर बात
हमारे मन में खिंच पैदा करती है। उस हालत में हम खुद को यह आत्म सुझाव दे सकते हैं, मैं जॉन से बात करते समय शांत रहूँगा और संयम से काम लूँगा। प्रेरणा और अंतः प्रेरणा में क्या फ़र्क है? मैं देश विदेश में सेमिनार करता रहता हूँ। कुछ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ। मेरा जवाब होता है नहीं। लोग खुद ही प्रेरित करते हैं। मैं तो लोगों को प्रेरित होने के लिए अंतः प्रेरणा देता हूँ। उसके बाद लोग अपने लिए प्रेरणादायक माहौल खुद तैयार कर सकते हैं। अंतः प्रेरणा विचार के रूप में व्यक्त होती है, जबकि प्रेरणा कार्य के स्तर पर व्यक्त होती है। जब आदमी की सोच बदलती है तो इसका इजहार उसके व्यवहार में आता है। लोगों को आत्म प्रेरित करने वाली अंतः प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है कि उनकी ज़रूरतों को समझा जाए। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? पैसा, मान्यता, जीवन स्तर में सुधार, हम जिन्हें प्यार करते हैं उनसे मिली स्वीकृति, ये सारी चीज़ें प्रेरक शक्ति बन सकती हैं। लोग पैसा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक अच्छे नेता के लिए वे उससे भी अधिक कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन सबसे अधिक त्याग लोग अपने विश्वास के लिए करते हैं। अपने विश्वास के लिए लोग जान तक दे देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। हम जब खुद को अपने जीवन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं तो ज़िंदगी के बारे में हमारे नज़रिए में बेहतरी लाने वाला बदलाव आता है। प्रेरणा आग की तरह होती है। यदि हम उसमें ईंधन डालना बंद कर देंगे तो वह बुझ जाएगी। अपने आंतरिक मूल्यों में विश्वास ही हमारा ईंधन है। जब हमारी प्रेरणा को आंतरिक मूल्यों में विश्वास का ईंधन मिलता है तो वह लंबे समय तक कायम रहती है। आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी प्रेरणा बाहर से हासिल होती है। बाहरी प्रेरणा के उदाहरण हैं पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और भय। उदाहरण के तौर पर माँ बाप से मार खाने का डर या नौकरी से निकल जाने का डर। भय से उत्पन्न प्रेरणा। एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी। योजना को लागू करने के लिए जरूरी था कि उसे सारे कर्मचारी मंजूरी दें। जॉन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्तखत कर दिए। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी, लेकिन जॉन के दस्तखत न करने से रुकावट पैदा हो गई। जॉन के सुपरवाइज़र और साथी कर्मचारियों ने उसे दस्तखत करने के लिए मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर असफल रहे। आखिरकार कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा, जॉन, यहाँ पेन रखी है और साथ में पेंशन योजना के वे कागजात रखे हुए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तखत करने हैं। अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जॉन ने दस्तखत कर दिए। तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तखत पहले क्यों नहीं किए। जॉन ने जवाब दिया, इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह नहीं समझाया था जिस तरह आपने समझाया है। अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चकमा दे देते हैं। वजह यह होती है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के ये फ़ायदे हैं। इसकी वजह से काम जल्दी पूरा हो जाता है। काम समय पर पूरा हो जाने से नुकसान नहीं होता। थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था। उनकी लगातार निगरानी की जाती थी और काम ना करने पर सज़ा दी जाती थी। लेकिन डर से जन्म लेने वाली प्रेरणा के नुकसानदेह पहलू भी हैं। मसलन यह बाहर से दी जाने वाली प्रेरणा है। इसका मतलब यह है कि प्रेरणा तभी तक कायम रहती है जब तक प्रेरणा देने वाला मौजूद रहता है। प्रेरणा देने वाले के हटते ही प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। यह तनाव पैदा करती है। सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहे।
आखिरकार काम करने की शक्ति घट जाती है। यह रचनात्मकता को ख़त्म कर देती है। लोग डंडे के मार से काम करने के आदी हो जाते हैं और उनसे काम करवाते रहने के लिए बड़े फिर और बड़े डंडे की ज़रूरत होती है। जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, वे किसी संस्था के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते। एक ग्राहक ने किसी कर्मचारी से पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कर्मचारी ने जवाब दिया, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। प्रोत्साहन प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा कई तरह के प्रोत्साहनों, बोनस, कमीशन, मान्यता आदि के रूप में भी दी जा सकती है। प्रोत्साहन प्रेरणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तक असरदार प्रोत्साहन मिलता रहता है तब तक यह काफ़ी कारगर साबित होती है। ज़रा उस गधे के बारे में सोचिए जिसके आगे एक गाजर लटक रही हो और पीछे एक गाड़ी जुती हुई हो। इस मामले में प्रोत्साहन प्रेरणा कारगर तभी साबित होगी जब गधा काफ़ी भूखा हो, गाजर मीठी हो और गाड़ी पर लदा बोझ हल्का हो। समय समय पर हमको गधे को थोड़ी सी गाजर खाने के लिए देनी होगी, वरना उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। थोड़ी गाजर खा लेने के बाद जब गधे का पेट भर जाएगा तो हमको उसके फिर भूखे होने का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि वह गाजर खाने के लिए गाड़ी खींचे। हमारी व्यापारिक माहौल में भी यही सिलसिला देखने को मिलता है। सेल्समैन अपना पूरा कोटा होते ही काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा कोटा पूरा होने तक ही सीमित होती है। ऐसी प्रेरणा बाहरी है, अंदरूनी नहीं। आंतरिक प्रेरणा। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतज़ार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा, लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिज़र्व खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज मुझे खेलने दे। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दे। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहाँ उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहाँ बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहाँ पर किसी को नहीं देख रहा हूँ। लड़के ने उत्तर दिया, कोच मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वह मुझे ऊपर से देख रहे हैं। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से
महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनने की ज़रूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव, स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज़ है क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका इजहार आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर होती है। जिल का एक उदाहरण ले। वह एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि थी और इस काम में 6 सालों से जुड़ी थी। इस काम में कर्मचारी जितनी जल्दी बदलते हैं, उसे देखते हुए वह यह काम लंबे समय से कर रही थी। जिल को अपना काम पसंद था। उसे ग्राहकों से बात करना और उनकी दिक्कतें दूर करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे एक बात नापसंद थी। 2 साल से भी कम समय से काम कर रहे दूसरे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को भी उसकी बराबरी का दर्जा दिया गया था। वह इस बात से हताश हो जाया करती थी कि कई ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उसकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते थे। उनके सामने जब कोई दिक्कत आती थी तो वे सीधे मैनेजर के पास चले जाते थे, जबकि मैनेजर के पास जितना काम का तजुर्बा नहीं था। मैनेजर ने गौर करना शुरू किया कि जिल का काम हालांकि खराब नहीं था, पर वह पहले जितना अच्छा नहीं रह गया था। वह अपने काम से खुश नहीं लग रही थी। वह इतनी अच्छी कर्मचारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिल की तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन काम के बारे में जिल का नज़रिया नहीं बदला। अधिक पैसा पाना किसी को भी हमेशा अच्छा लगता है, पर जिल तो सम्मान चाहती थी। उसके बाद मैनेजर ने जिल से कुछ देर तक बात की। उसके असंतोष की वजह जानने के बाद मैनेजर ने जिल को सुपरवाइज़र का दर्जा दे दिया और दूसरे प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि भविष्य में आने वाली सारी दिक्कतों का ब्यौरा उस तक जिल के ज़रिए पहुंचेगा। जिल की बढ़ी हुई जिम्मेदारी ने उसकी सम्मान पाने की इच्छा पूरी कर दी और उसकी काम करने की शक्ति फौरन बढ़ गई। आर्थिक पुरस्कार अस्थायी होते हैं और उनका असर थोड़ी देर के लिए होता है। वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते। इसके विपरीत किसी सोच को अमल में आते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावनात्मक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ बेजान चीज़ों की तरह पेश नहीं आया जा रहा है। वे खुद को एक उपयोगी टीम का हिस्सा मानने लगते हैं। सही काम करना एक ऐसा पुरस्कार है जो खुद ही प्रेरणादायक है। हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेरित हैं। मैं जब टोरंटो में था तो मैंने 2 भाइयों की कहानी सुनी। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफ़ी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए एक ही माहौल में पले बड़े 2 भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। मेरे पिता नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा बन गया हूँ।
दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और ज़रा सोचिए, उसने क्या कहा, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उसका इस्तेमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। काम के दौरान प्रेरित से प्रेरणाहीन बनने के 4 पड़ाव। कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेरणा के कई पड़ावों से गुजरते हैं। नंबर 1, प्रेरित लेकिन बेअसर। अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे अधिक प्रेरित तब होता है जब वह किसी संगठन या संस्था में शामिल होता है। क्यों? इसलिए कि वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रखकर नौकरी देने वालों ने सही फैसला लिया है। वह प्रेरित होता है, लेकिन माहौल में नया होने की वजह से यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है, इसलिए बेअसर होता है। यह एक ऐसा पड़ाव होता है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग के चीज़ों को सीखना चाहता है। उस दौरान उसे संस्था की संस्कृति में ढलना काफ़ी आसान होता है। इस पड़ाव पर उसे ट्रेनिंग और सही दिशा देना जरूरी होता है। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कार्यक्रम या तो होता ही नहीं है अथवा बेहद घटिया दर्जे का होता है। काम के पहले दिन सुपरवाइज़र ने कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है और उसे क्या करना है यह बताकर फुर्सत पा लेता है। इस तरह वह कर्मचारी को अच्छी बातें बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सिखा जाता है। नया कर्मचारी सुपरवाइज़र की सारी गलतियों को फ़ौरन सीख लेता है, क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। इस तरह का वह संगठन नए कर्मचारी को संस्था की संस्कृति में ढालने का मौका गवा देता है। दूसरी ओर पेशेवर संगठन नए लोगों की भर्ती करने में काफ़ी सावधानी बरतते हैं। वह उसे और बातों के साथ ये बातें भी बताते हैं। पदों का क्रम, एक दूसरे से अपेक्षाएं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, मानक और दिशा निर्देश, क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता। संस्थान, जब तक किसी को साफ तौर पर यह ना बताया जाए कि उसे क्या उम्मीद है, तो उसे काम करने की शक्ति दिखाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यदि कर्मचारी को भर्ती करते समय सावधानी बरती जाए और उसे सही दिशा का ज्ञान कराया जाए तो कई समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। नंबर 2, प्रेरित और असरदार। इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कर्मचारी यह सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है और वह कामों को जोश और खरोश के साथ करता है। वह अपने पेशे को समझ चुका होता है और यह बात उसकी काम करने की शक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। नंबर 3, प्रेरणाहीन पर असरदार। कुछ समय के बाद कर्मचारी की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वह अपने पेशे की तिकड़में सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर कर्मचारी प्रेरणाहीन हो चुका होता है। वह इतना काम तो करता रहता है जिससे कि मालिक को उसे नौकरी से निकालने का मौका ना मिले, लेकिन वह प्रेरित होकर काम नहीं करता। यह कर्मचारी के विकास के लहजे से नुकसानदेह होता है। किसी भी संस्था में अधिकतर लोग इसी तीसरे पड़ाव पर होते हैं। एक प्रेरित पेशेवर कर्मचारी अपने पेशे की बारीकियों को अच्छी तरह सीखता है और धोखेबाजों और धूर्तों के लिए छोड़ देता है। एक प्रेरणाहीन कर्मचारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसकी खुद की काम करने की शक्ति काम चलाऊ होती है और वह अच्छे काम करने की शक्ति वाले कर्मचारियों का मजाक उड़ाने लगता है। वह नए विचार नहीं अपनाना चाहता
और अपने चारों ओर निराशा फैलाता है। हमारा मकसद ऐसे कर्मचारियों को वापस दूसरे पड़ाव पर लाना, यानी ट्रेनिंग के ज़रिए उन्हें फिर से प्रेरित और असरदार बनाना है। किसी कर्मचारी को अधिक समय तक तीसरे पड़ाव पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वे या तो दूसरे पड़ाव पर वापस लौटकर एक बार फिर प्रेरित और असरदार कर्मचारी बन जाते हैं अथवा चौथे पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। नंबर 4, प्रेरणाहीन बेअसर। अगर कोई कर्मचारी इस पड़ाव पर पहुँच जाता है तो फिर मालिक के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता। इस बिंदु पर सबसे उचित कदम यही होता है। याद रखिए कि मालिक भी वही चाहते हैं जो कर्मचारी चाहते हैं। वे व्यापार को बढ़ाना और सफल बनाना चाहते हैं। अगर कर्मचारी इस मकसद में मदद देते हैं तो वे मालिक के लिए कीमती बन जाते हैं और खुद अपने लिए भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। प्रेरणाहीन बनाने वाले कारण। शुरू में प्रेरित कर रहने वाला कर्मचारी उस पड़ाव से खिसककर प्रेरणाहीन कैसे बन जाता है। कर्मचारी को प्रेरणाहीन बनाने वाले कुछ कारण ये हैं। अनुचित आलोचना, नकारात्मक आलोचना, सबके सामने अपमानित किया जाना, काम न करने वालों को पुरस्कृत करने से काम करने वालों का उत्साह कम होता है। असफलता या सफलता का डर। सफलता से कई लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। दिशाहीनता, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, आत्मसम्मान की कमी, प्राथमिकताएं तय ना करना, नकारात्मक आत्मवार्ता, दफ्तर की राजनीति, अनुचित व्यवहार, पाखंड, घटिया मानदंड, तेजी से किए जाने वाले बदलाव, अधिकार दिए बिना सौंपी गई जिम्मेदारी। कोई आवश्यक नहीं है कि एक संतुष्ट व्यक्ति प्रेरित भी हो। कुछ लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे मामलों में संतुष्टि निष्क्रियता भरी आत्मसंतुष्टि को जन्म देती है, जबकि प्रेरणा का जन्म उत्तेजना से होता है और उत्तेजना तभी पैदा होती है जब किसी काम के प्रति पूरा समर्पण हो। प्रेरित करने के नए तरीके तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक प्रेरणाहीन बनाने वाली वजहों को दूर ना कर दिया जाए। कई बार प्रेरणाहीन बनाने वाले कारणों को दूर कर देने भर से लोग प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरक। हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वे है आत्म प्रेरणा, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई काम किसी दूसरे की पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजह से करें। ऐसी प्रेरणा ही टिकाऊ होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति हमारा विश्वास है। हमें खुद में यह विश्वास पैदा करना होगा कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लोग जब जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब गुणवत्ता, उत्पादकता, रिश्ते, टीम भावना के साथ काम, यानी हर चीज़ में सुधार आ जाता है। दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके ये हैं। मान्यता दें, इज्जत दें, काम को दिलचस्प बनाएं, अच्छे श्रोता बनें, लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करें, विकास के अवसर मुहैया कराएं, ट्रेनिंग दें, चुनौती पेश करें, मदद करें, पर दूसरों के लिए उन कामों को ना करें जिन्हें वे अपने लिए खुद कर सकते हैं। निष्कर्ष। लोग कोई काम हमारी पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि खुद की वजह से करते हैं। रैल्फ वाल्डो इमर्सन के साथ घटी घटना से यह बात काफ़ी अच्छी तरह जाहिर होती है। एक बार इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को बुखार में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। बछड़े को खींच कर और धक्का देकर बाप बेटे बुरी तरह थक गए, पर बछड़ा बुखार में नहीं घुसा। तभी एक छोटी सी लड़की उधर से गुजरी। उसने अपनी नन्ही सी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। उसके बाद तो बछड़ा उंगली को चूसते हुए उस लड़की के पीछे पीछे बुखार में बड़े आराम से चला गया।